हाय दोस्तों, करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में। जो शहरी क्षेत्र की आजीविका है यानी जीवन निर्माण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा वो पढ़ा था किसकी? गांव के क्षेत्र की आजीविका, यानी जो गांव के क्षेत्र है, विलेजेस, जो विलेज हैं, वो सभी उनकी आजीविका या उनके जीवन के बारे में हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। अब आज की में हम करेंगे किसकी? शहर की जीवन की व्यवस्था कैसी होती है, शहर में किस प्रकार के कार्य होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और एनसीईआरटी, संपूर्ण एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही, जो कि आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर मिस कर दी तो बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। और अभी का पेपर निकाल लिया, सीटेट का तो निकाल लिया, फिर आगे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना है, क्योंकि एक तो ऑनलाइन हो जाएगा और सिलेबस भी बदल सकता है उसका। तो अभी जो सिलेबस है वो जो पढ़ते आ रहे हो उसी को पढ़ना है, और बाद में आपको फिर अलग पढ़ना होगा। इसलिए आप अभी निकाल लीजिए तो अच्छा है। अभी सारा पढ़ते रहिए क्लासेस डेली, तो सही है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और संपूर्ण एनसीईआरटी होने ही वाली है बस कुछ दिन बाद, तो आप सभी जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। और जो नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एटलीस्ट एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जैसे कि आप शहरों में देखते हो, यहाँ पर ठेला लगे हुए हैं, यहाँ पर खाने के पदार्थ बिक रहे हैं और यहाँ पर बेच रहे हैं लोग। यहाँ पर आना जाना लगा है लोगों का, सब कुछ शहर की इस प्रकार से ये बसें चल रही हैं, यहाँ लोग वक्त जा रहे हैं, यहाँ सब्जियाँ बिक रही हैं। इस प्रकार से ये चलता है उनका शहर का। शहरी क्षेत्र में और क्या क्या होता है तो आगे देखते हैं। शहरी क्षेत्र में जैसे कि महानगर होते हैं एक, तो जैसे कि गांव में जिसको नगर पालिका हम बोलते हैं, यहाँ नगर निगम बोला जाता है। उसी प्रकार यहाँ महानगर होता है, वहाँ पर नगर होता है। तो इस प्रकार से होते हैं ना। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये पेड़ पौधे बेच रहे हैं लोग, यहाँ पर रिक्शा चला रहे हैं लोग, यहाँ पर दाढ़ी बना रहे हैं लोग, यहाँ पर ये रिक्शा झाड़ू हो रही है, यहाँ पर खेत हैं, सभी के खलियान है। सब कुछ शहर में भी ऐसा नहीं है कहीं पर खेत किसानी है, कहीं पर अच्छा शहर है, उसके आसपास के गांव हो जाते हैं तो वो भी दिखाई दे जाते हैं। चलो, सड़कों पर काम करना किस प्रकार है, सड़कों पर काम करना कैसा होता है? ज़्यादातर सड़कों पर काम शहरों में ही होता है। गांव में सड़कों पर इतना ज़्यादा नहीं लगती है भीड़। गांव में तो बस एक बाजार लगा दिया जाता है, वही भीड़ रहती है। बाकी सड़कों पर उतनी नहीं रहती जितनी शहरों में रहती है। तो सड़कों पर काम करना किस प्रकार होता है तो चलो देखते हैं। तो यह वह शहर है जिसमें मेरी ये कहानी के माध्यम से बताया जा रहा कि यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है और मैं यहाँ गुनी चुनी बार ही आती हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है और एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम लड़के की घर से तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क तक मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली रेहड़ी पर टमाटर और गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी। ताकि क्या बताया जा रहा है आपको? ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से शहरों में और कहाँ कैसी स्थिति होती है, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाता ये स्टेटमेंट देगी कि ये स्थिति कहाँ पर होती है और ये स्थिति कैसी होती है। हर चीज़ पूछा जाएगा, कब, क्यों, कहाँ, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये पढ़ना होगा। तो चलो, जैसे उसने क्या बोला कि टमाटर गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी। कौन थी? सब्जी वाली, ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा और सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था और वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे और पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वही सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था और उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी ही दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलों और डिब्बों
और बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। अब आपको लगेगा स्टोरी क्यों सुनाई, क्योंकि स्टोरी से ही आगे क्वेश्चन बनेंगे, आपको बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो रिक्शे वाले कैसे डले हुए हैं सड़क के किनारे काम करने के लिए। तो ये कहानी है किसकी? ये कहानी है बच्चू माझी की। एक रिक्शा वाला है। तो कहानी तो आप वैसे भी बना ले जाओ, कहानी नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। स्टेटमेंट वो पूछी जाएगी जो सबसे उपयोगी है सबके लिए। तो फिर है उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं, वे स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है जो अपना कार्य करते हैं उन्हें, और उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। और वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं जो रोड के किनारे लगी रहती हैं, यानी सड़क के किनारे। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खम्भों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। और वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकानें हटाने को कह देती है। अब सड़क के आसपास जो दुकानें लगा लेते हैं उनको कभी भी कह देती है, मतलब पुलिस के यहाँ से दुकानें हटाई जाए। तो उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी जगह हैं जहाँ वो ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता है। तो देखो आपको लगेगा कहानी है, कहानी के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पूछा जा रहा कि कोई भी दुकान लगाता है तो कभी भी उनको उठवा दिया जाता है, ये वो। तो उसके लिए भी एक कानून बनाया गया। ये हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हर कानून पढ़ेंगे, हर अनुच्छेद पढ़ेंगे, हर कुछ पढ़ेंगे जो आपके लिए अधिकार के लिए, और आपके कोई भी चीज़ आपके हनन हो रही उसके मामले में आप बोल सको, वहाँ पर अपने क्वेश्चन और आंसर दोनों रख सको। इसलिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है पॉलिटी, कि आपके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ना तो है ही और आपके लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ठेला वाले हैं, काम चल रहा है, यहाँ पर साइकिल रखी हुई है, ऐसे सड़क के किनारे का काम है ये। तो वे अक्सर घर पर उनके परिवार वालों को, ठेला वाले वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं, और परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। क्या टीन वगैरह कुछ भी सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। क्या खाना नाश्ता अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया, जो अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण हुआ था। तो उसमें क्या पाया गया? उसमें पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। जो काम करने वाले हैं उन सभी में से कितने? 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। और हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर और ठेलों पर सामान बेचते हुए हैं। जो लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस सब कामों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको भी सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कि सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। प्रतिबंध यानी तो कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय किए जाएं, और यह सुझाव भी है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो, और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो उन मुद्दों पर निर्णय ले, उन समितियों पर वे रहे जो उस के लिए निर्णय लिए जाए। जैसे कि कोई भी फुटपाथ पर कुछ बेच रहा है या कर रहा है, उनकी मजबूरी है, उनके लिए कुछ नहीं हो पाए, ना कोई रोजगार है, तो वो अपना रोजगार समझ के अपना कार्य कर रहा है, उसको भी हटा दिए जाए तो उसकी रोजी रोटी नहीं होगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उनके लिए कोई निर्णय ले, उनके लिए कोई ऐसा कानून बनाए जिससे उनके लिए भी कुछ सुविधा हो सके। तो फिर है आगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। तो हम वहाँ पहले पहुँच गई, बता रही है कहानी कि हम वहाँ पहले पहुँच गई जिससे हमारी बात, सॉरी यहाँ नहीं, नीचे देखते हैं पहले।
इस कहानी का पार्ट दिया गया है बस साइड में, तो इस कहानी को पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे उस पार्ट के बारे में। तो बाजार में, जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें, इसके बारे में बताया जा रहा है ये लड़की। तो जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलना शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी और वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मुसेरी बहन ने मुझसे उनसे पहले से ही समय ले रखा था कि हम वहाँ पहले पहुँच गई, जिससे हमारी बारी ना चली जाए। अगर हमें कहीं कोई काम करने जाना पड़ता है तो हमें पहले पहुँचना पड़ता है, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है कि हमारा नंबर ही नहीं निकल जाए या हमारी बारी ही ना आए, इसलिए वो पहले पहुँच गई और हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। और डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ा। तो डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई, क्योंकि मैं कुछ सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिली थी। शोरूम 3 मंजिल था और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची, जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। अब वो बताना चाह रही स्टोरी अपनी, उसको सुनो, क्यों, क्या हुआ उसने फिर क्या किया। तो बड़ी दुकान में हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा, बड़ी दुकान में हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और एतवार को और त्योहारों के समय और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। यानी एतवार पर और त्योहार के समय मेरी माँ और हम काम करते थे उनके साथ। फिर मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम शुरू किया और अब मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। ये कहानी बता रहे, उधर चलाने वाले मालिक है ना। फिर है वंदना। हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला और मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस पर ज़्यादा है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए, तभी तो लोग वहाँ आकर्षित होंगे और कपड़े खरीदने के लिए तैयार होंगे। फिर है आगे देखते हैं। ये दुकानें ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। जो बड़ी दुकान जिसके बारे में बताया गया कि जैसे कि बड़े बड़े सिनेमा हॉल, टेलीविज़न, अखबार विभिन्न प्रकार के अखबारों का एक प्रेस होता है और विज्ञापन देते रहते हैं वहाँ पर, तो उसके बारे में सभी में इस दुकानें पक्की होती हैं और जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। जैसे कोई भी अपनी बड़ी दुकान खोले ना, तो उसके लिए एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा और उधार के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं भी देती हैं। तो देखो, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, चाहे हरप्रीत के बारे में पढ़ो चाहे ऐसे ही कोई और के बारे में पढ़ो, तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ का कार्य करते हैं, जब हम उसको अच्छा बढ़ा लेते हैं तो उसको सजाना संवारना भी पड़ता है, तभी जाकर लोग आकर्षित होते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए भी हमें बहुत कार्य करने पड़ते हैं, कि इजाज़त भी लेनी पड़ती है, नगर निगम में जाकर लाइसेंस भी अपना बनवाना पड़ता है। जो भी कार्य हम करते हैं या खोलते हैं, तो अगर पूछा जाए कि इसका लाइसेंस कहाँ बनवाते हैं, तो अगर हम कहीं भी कोई क्षेत्र में कुछ खोल रहे हैं तो वहाँ के नगर निगम से बात करनी पड़ती है, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं आती है इससे। और फैक्ट्री में अपने एक कपड़े पर जारी का काम करवाना चाहती थी। एक फैक्ट्री के बारे में बताया जा रहा कि मैं एक अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाह रही थी और मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी और हर स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। तो मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर
दिया ताकि भीड़ में हमारा भुट्टा न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो लोग उतरने लगे और हम भी एक मोड़ पर उतर गई। तो बोली आह बाय मतलब आज जान में जान आई मेरी, है ना, इस प्रकार से। फिर है मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे और कुछ टिक 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 कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद अपनी किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे तो कुछ रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। इस सड़क के किनारे की ही बात हो सकती है, आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो स्टेटमेंट में क्या होता है, ऐसे पूछा जाएगा कुछ लोग स्टूलों पर सवार उनसे बात कर रहे हैं और कुछ रेट को लेकर मोल तोल कर रहे हैं। तो उससे पूछा जाएगा कि एक कहाँ की बात चल रही है, तो आप समझ जाओगे कि सड़क के किनारे की बात है। ऐसा शहर में ही ज़्यादातर हो रहा है। तो मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है और लेबर चौक क्योंकि ये रेट का मोल तोल का, तो ये लेबर चौक कहलाता है। और ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं और मिस्त्री हैं जो कुछ नया जो जहाँ भवन बन रहे हैं वहाँ पर मजदूरी करते हैं और कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उठवाते हैं। तो इस प्रकार से उसने समझाया अपनी बहन को ये क्या चल रहा है उसके बारे में। फिर देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं ये लेबर चौक है। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। उनके लिए लोग वहाँ पर देख लेते हैं, इन मजदूरों को ले जाते हैं अपने काम के लिए। फिर हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया कि वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। फिर क्या हुआ, निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है और जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। फिर दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात के 10 बजे तक काम निपटा पाती है। तो कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है और जब काम जल्दी हो जाता है तो उन्हें एतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। और जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए ही उनके पास काम नहीं रहता है और महीने के लिए रहता है, जैसे कि 8 महीने के लिए रहता है और 3-4 महीने के लिए नहीं रहता है। तो निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको क्या हुआ कि उनको भी काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है और उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है या साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह नौकरियां स्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता है और उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलाने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। दिनों रात वो लोग उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। तब की उन्हें अलग से नहीं मिलती है वही मजदूरी, उसी में बहुत काम करना पड़ता है उनको। जैसे कि यहाँ दिया गया दफ्तर में क्या होता है, तो दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुँचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया और जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनसे सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे और कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ बढ़ रहे थे। तो मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है और बिस्कुट शहर में
बाहर शहर में बनाए जाते हैं। फिर है बुढ़ापे के लिए बचत और छुट्टियां, यानी उनकी तनख्वाहों का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है और इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्ति होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, एतवार इनके बारे में बताया जा रहा है जो दफ्तरों में काम करते हैं। तो छुट्टियां, एतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है और उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। फिर परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, तो कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। इस प्रकार से उनका कार्य होता है। फिर है नीचे देखते हैं हम, शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं और उनका भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। इस प्रकार से इनकी स्थिति है कि इनकी दफ्तर वालों की थोड़ी अच्छी है, क्योंकि इनका काम नियमित रूप से रहता है, उनको निकाला नहीं जाता है। उनको आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मंदी बैठ गई, और लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं और वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। ऐसा होता है कि शहरों में क्या होता है कि जो भी काम होता है, फैक्ट्री या कुछ, बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, उन्हें काम से फुर्सत ही नहीं होती कि वो यहाँ बाहर। और जो गांव में काम होता है वो केवल 8 महीना का रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और 4 मंथ उनको मिल जाते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है। अगर फसल भी कटाई हो रही है तो बुवाई कटाई से लेकर निंदाई गुड़ाई से लेकर 8 महीने तक चलता है और 4 महीने वो फ्री हो जाते हैं। फिर उन्हें मजदूरी का काम ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार से उनके काम चलते हैं और शहरों के काम हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन उसमें टाइम नहीं मिलता है, कुछ नहीं, अगर वो कर लो या ये ऐसा होता है। तो इस प्रकार से आज हमारे शहर की आजीविका इस प्रकार की थी, जो शहर के बारे में पूरी बता दी गई है आप सभी को। इस प्रकार से डेली क्लासेस आती हैं और प्ले लिस्ट बना दी गई है। प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं तो आप सभी वहाँ जाकर देख लीजिए। और ये क्लासेस केवल सीटेट पेपर 2 के ही लिए नहीं, एमपीटेट, यूपीटेट, जिसका मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस है, उस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक लाइक तो बनता ही है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।